Welcome dear students. Today we are going to discuss the short questions of the chapter electronics. First short question is, how does the motion of electrons in an n-type semiconductor differ from the motion of hole in p-type semiconductor? कि किस तरह एक एन टाइप सब्सटेंस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी मोशन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, उनकी मोशन से डिफरेंट होती है। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस हैं। नंबर वन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मोशंस इंडिपेंडेंट होती है होल्स की मोशन के, जबकि होल्स की जो मोशन है वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। होल्स खुद से मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ शिफ्ट होते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, जबकि होल जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट होते हैं। और जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोर फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं देन होल्स। ये तीन बुनियादी फ़र्क हैं कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में होल्स की मोशन के दरमियान। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन एन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस। तो एक एन टाइप या पी टाइप सब्सटेंस के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है। तो एन टाइप सब्सटेंस भी डोपिंग से बनता है। फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट के एटम्स ऐड किए जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, और वो भी उसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जैसे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन की आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग थी। तो कोई नेट चार्ज नहीं आता डोपिंग टेक्निक के नतीजे में, तो सिर्फ रिप्लेस किए जाते हैं सिलिकॉन एटम्स की जगह इम्प्योरिटी एटम्स। और इसी तरह पी टाइप सब्सटेंस में थर्ड ग्रुप से इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और उसमें भी कोई नेट चार्ज नहीं आता। तो ना एन टाइप के ऊपर कोई नेट चार्ज होता है ना पी टाइप के ऊपर, क्योंकि वो डोपिंग से बनते हैं और कोई शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं होती। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है कि एनोड ऑफ अ डायोड इज़ 0.2 volt more positive than the cathode, means p type 0.2 volt higher potential पे है with respect to n type. Is the diode forward bias? Yes, it is forward bias because the condition of forward bias is fulfilled, that the p side should be at higher potential than the n side, so the diode is forward biased. But the point to be noted is that no current will flow in this case because 0.2 volt is less than the barrier potential, which is 0.3 volt in case of germanium and 0.7 volt in case of silicon. तो जब तक जो है एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज जो है वो नहीं बढ़ता बैरियर पोटेंशियल से, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो है तो ये फॉरवर्ड बायस, लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कौन सा रीजन होता है जो कि बाउंड्री पे बनता है पी टाइप और एन टाइप के दरमियान में। जब एक डायोड हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स बाउंड्री पे जंप करके पी साइड के होल्स को फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से पी साइड पे नेगेटिव आयंस बन जाते हैं और एन साइड पे पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। ये जो आयंस वाला रीजन होता है यही डिप्लीशन रीजन कहलाता है, और इसका नाम भी डिप्लीशन रीजन इस वजह से ये है कि ये डिप्लीटेड है, चार्ज कैरियर्स से खाली है। चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, क्योंकि वो मोबाइल होते हैं। जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चूँकि मोबाइल नहीं होते, तो डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं होते। स्टैटिक आयन कोर्स होती हैं जो मूव नहीं करती, और इलेक्ट्रॉन और होल्स से ये रीजन खाली होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ द डायोड ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। किस तरह से फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग इफ़ेक्ट करती है डायोड की अंदर डिप्लीशन रीजन को। तो जो फॉरवर्ड बाइसिंग है मीन जब हम पी साइड को पॉजिटिव के साथ और एन साइड को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं, तो एक्सटर्नली अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। जो बैरियर पे आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे अपोज करता है, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है। जबकि रिवर्स बाइसिंग में जब हम पी साइड को नेगेटिव के साथ और एन साइड को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं, तो एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है।
नेक्स्ट है वाई ऑर्डनरी सिलिकॉन डायोड डू नॉट एमिट लाइट। ऑर्डनरी सिलिकॉन डायोड क्यों लाइट एमिट नहीं करते? तो उसकी दो रीज़न्स है। एक ये कि सिलिकॉन जो है वो ओपेक है, गैर शफाफ है, लाइट उसमें से पास नहीं कर सकती। और दूसरा, फॉरवर्ड बायस के दौरान जो ऑर्डनरी सिलिकॉन डायोड है उसमें जब इलेक्ट्रॉन और होल जंप करते हैं बैरियर के ऊपर, जंप करके इलेक्ट्रॉन होल को फिल करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में होता है और होल जो है वो वैलेंस बैंड में होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जंप करके वैलेंस बैंड के होल को फिल करते हैं तो अपनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल लाइट एमिट करते हैं। तो इस वजह से ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड इसके लिए यूज़ नहीं होते लाइट सोर्सेज के तौर पर। नेक्स्ट है वाई अ फोटो डायोड इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस स्टेट। एक फ़ोटो डायोड को क्यों रिवर्स बायस पे अप्लाई किया जाता है? फ़ोटो डायोड का बुनियादी मकसद क्या है, इसको देखें। फ़ोटो डायोड जो है वो डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं कि क्या कोई विजिबल या इनविजिबल लाइट फॉल हो रही है या कितनी इंटेंसिटी है लाइट की, इसको जज करने के लिए फ़ोटो डायोड यूज़ होते हैं। तो फ़ोटो डायोड को रिवर्स बायस में ही होना चाहिए, क्योंकि जब कोई लाइट फॉल नहीं करती इसके जंक्शन के ऊपर तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। रिवर्स बायस स्टेट में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिकली करंट ना होने के बराबर होता है। जबकि जो ही लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, जिससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद में इजाफा होता है, तो रिवर्स करंट बढ़ता है, जिससे जो रेडिएशंस हैं वो डिटेक्ट हो जाती हैं, तो लाइट भी डिटेक्ट हो जाती है। तो इसके ज़रिए हम विजिबल या इनविजिबल कोई भी रेडिएशन डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई इज़ द बेस करंट इन द ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉल। बेस का करंट क्यों कम होता है कलेक्टर के मुकाबले में? तो उसकी भी दो रीज़न्स हैं। एक तो बेस का साइज़ बहुत थिन होता है, जो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁻⁶ मीटर, मीन 1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की बेस होती है। तो जो इसके मुकाबले में कलेक्टर है वो बड़ा होता है, मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है, जिसकी वजह से बेस में बहुत कम चार्जेस कंबाइन करते हैं और बेस की तरफ बहुत कम करंट फ्लो करता है, और कलेक्टर का साइज़ बड़ा होता है। और सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि कलेक्टर की जो बैटरी होती है, कलेक्टर के साथ जो कनेक्टेड होती है, वो बेस की बैटरी के मुकाबले में भी ज़्यादा होती है। तो अगर हम एक NPN ट्रांजिस्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब पीस टाइप की बेस में एंटर होते हैं तो दो रास्ते होते हैं, या तो वो बेस की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएं या कलेक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो चूँकि VCC लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू VBB, इस वजह से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं कलेक्टर की तरफ और बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बेस में फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से करंट कम होता है। नेक्स्ट है बायसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ट्रांजिस्टर की। प्रॉपर बायसिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो कैसे करंट फ्लो करता है? तो प्रॉपर बायसिंग इसकी इसी तरीके से की जाती है कि दो इसके लिए बुनियादी कंडीशंस हैं कि एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो एक बैटरी VBB यूज़ की जाती है जो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करती है, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस होना चाहिए। तो दूसरी बैटरी जो VCC है वो कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए यूज़ होती है। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स है। तो एक NPN ट्रांजिस्टर में explain how these requirements are met in common emitter amplifier। common emitter amplifier में कैसे ये रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं? तो जैसे हमने एम्पलीफायर वाला टॉपिक पढ़ा है, तो उसमें जो NPN ट्रांजिस्टर है तो बेस जो है वो P टाइप होती है और जो एमिटर है वो N टाइप होता है। तो जो VBB की बैटरी है वो इसको फॉरवर्ड बायस करती है इस जंक्शन को, जबकि VCC जो है वो चूँकि NPN ट्रांजिस्टर है तो VCC जो है वो मोर पॉजिटिव होती है, जिसकी वजह से कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या है? वर्चुअल ग्राउंड ये है कि अगर हम ओपन लूप का फार्मूला लिखें तो ओपन लूप गेन जो है वो होता है नेट आउटपुट वोल्टेज और नेट इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट
आउट ओवर नेट इनपुट वोल्टेज V प्लस माइनस V माइनस होती है। अब जो है अगर हम देखें तो ओपन लूप गेन जो है वो 10⁵ होता है कि अगर हम बगैर कोई क्लोज लूप बनाएं एम्पलीफायर को यूज़ करें तो 10 अगर 1 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई करते हैं तो वो 10⁵ टाइम्स बड़ा होके आएगा, तो इसे हम तकरीबन इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो अगर ओपन लूप गेन जो है वो तकरीबन इन्फिनिटी है तो ये वाली चीज़ हमारे पास तकरीबन ज़ीरो होनी चाहिए। मींस जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग का पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। तो जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग पे पोटेंशियल होता है वही इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपीयर हो जाता है। अब अगर हम इसको देखें कि हमारे पास ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर इसमें क्या काम है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है तो उससे पोटेंशियल ज़ीरो है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी इस वजह से पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल तो एक्चुअली ग्राउंडेड वायर से कनेक्टेड है, मीन्स रेफरेंस पोटेंशियल उसका ज़ीरो है, लेकिन जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उस ग्राउंड से। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो हमने यहाँ पे देखी है कि नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, इस वजह से इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम उसे कहेंगे वर्चुअली ग्राउंड, कि वो एक्चुअली ग्राउंड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है ग्राउंड से, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो गया है, तो इस वजह से वो कहलाती है वर्चुअली ग्राउंड। नेक्स्ट है कि इनपुट एक गेट की 1 और ज़ीरोज़ हैं, तो गेट आइडेंटिफाई करें और अगर आउटपुट ज़ीरो हो। तो आप देख सकते हैं इनपुट अगर 1 और ज़ीरो हो तो ये आउटपुट तभी ज़ीरो हो सकती है जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो, 1 × 0 = 0, तो ये एंड गेट की रिक्वायरमेंट है। और अगर जो है आउटपुट 1 हो तो वो सूरत में हो सकती है कि दोनों ऐड हो, क्योंकि 1 + 0 1 होता है, तो आर गेट की ये रिक्वायरमेंट है। तो अगर आउटपुट जो है हमारे पास 0 है तो ये एंड गेट है, तो अगर आउटपुट 1 है तो ये आर गेट है। तो ये हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस थे आज की जो हमने स्टडी करने थे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।